हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने केमिस्ट्री के यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग आइसोमरिज्म की बात करेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग देखें सबसे पहले कि एनएमआर का मतलब क्या होता है। सो एनएमआर का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं यहाँ पर, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। सो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यहाँ पर जो फुल फॉर्म है वो क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी। देखिए इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन की, रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूल। इंटरेक्शन ऑफ, यहाँ पर देखिए क्या बात हो रही है, रेडियो फ्रिक्वेंसी। एक सेकंड, इसको मैं कलर दूसरा यूज़ करता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम लोग क्या कराएंगे, इंटरेक्शन कराएंगे किसके साथ, न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने रेडियो फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करेंगे, ये किसके साथ इंटरेक्ट करने वाली है हमारे पास। बस यही याद रखना है, इसके डेफिनेशन में बस यही याद रखना है। जैसे हमने यूवी विजुअल में क्या पढ़ा था, यूवी विजुअल रेज होती हैं, इंफ्रारेड में क्या पढ़ा था, इंफ्रारेड। अब यहाँ पर हम लोग एनएमआर में क्या पढ़ते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी। सो रेडियो फ्रिक्वेंसी किसके साथ इंटरेक्ट करती है, हमारे पास न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूल, ये बस पॉइंट याद रखना है, ये इसकी डेफिनेशन है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें कंडीशन क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन है हमारी, कंडीशन है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हमारा कहाँ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, ये इसकी क्या है, कंडीशन है, मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यही इसकी कंडीशन है जो हम लोगों को याद रखनी है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका जैसे कि हम लोगों ने सभी जितनी भी पुरानी स्पेक्ट्रोस्कोपीज पढ़ी सब में उनका प्रिंसिपल डिस्कस किया था। तो इसका क्या प्रिंसिपल होता है, सो द न्यूक्लियाई कैरी ए चार्ज। यहाँ पर जो न्यूक्लियाई होता है वो चार्ज कैरी करता है। दिस चार्ज स्पिन ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस। अब ये क्या बोला है, जो चार्ज होता है वो स्पिन करता है न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट, एंड दिस सर्कुलेशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज जनरेट्स अ मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग द एक्सिस। इसका कहने का क्या मतलब है, जो हमारे पास चार्ज होगा वो क्या करेगा, स्पिन करेगा, स्पिन मतलब घूमेगा। तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास जनरेट होता है क्या, डाइपोल। अब डाइपोल किस तरीके से जनरेट होगा हमारे पास, सपोज दैट ये एक हमारे पास डाइपोल जनरेट हो गया, इसमें क्या होगा, एक हमारे पास नॉर्थ पोल हो गया, एक हमारे पास साउथ पोल होगा। इसी तरीके से दूसरा भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, नॉर्थ नॉर्थ पोल आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, साउथ साउथ पोल आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं, तो उसी वजह से हमारा एनएमआर होता है। द न्यूक्लियाई कैरी अ चार्ज, एक बार और देख लीजिए डेफिनेशन, द न्यूक्लियाई कैरी अ चार्ज। न्यूक्लियस के पास एक चार्ज होगा, सपोज दैट ये एक न्यूक्लियस है, इसके पास क्या होगा, चार्ज होगा हमारे पास। ठीक है, और चार्ज, दिस चार्ज स्पिन ऑन दी, ये क्या करेगा, हमारा स्पिन करेगा। ठीक है, ये करेगा स्पिन ऑन दी न्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगा, स्पिन करेगा। जब वो स्पिन करेगा तो हमारे पास वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सर्कुलेशन ऑफ चार्ज जनरेट है मैग्नेटिक डाइपोल। और जब वो मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, एक नॉर्थ पोल जनरेट होता है, एक साउथ पोल जनरेट होता है। और जब नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, जो नॉर्थ नॉर्थ पोल अगर आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, अगर हम लोग उनको पास में लाएंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करते हैं सेम पोल। सो अब आगे क्या है, द केस ऑफ स्पिन इन न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, एक स्पिन के केस की बात करेंगे। सो सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियर एक्सिस है और यहाँ पर एक न्यूक्लियाई है। द न्यूक्लियाई आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड मे हैव स्पिन दैट कॉज देम टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सो यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियाई है जो कि स्पिन कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। लेकिन अब सपोज दैट हमारे पास ये क्या बोल रहा है, अ न्यूक्लियाई विथ, यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। अब यहाँ पर क्या बोला है, द न्यूक्लियस विथ स्पिन एट हायर एनर्जी जनरेट्स, सॉरी, यहाँ पर क्या बोला है, द न्यूक्लियस विथ स्पिन एट हायर एनर्जी जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियस है वो स्पिन कर रहा है हाई एनर्जी पर, उसकी डायरेक्शन लेकिन क्या रहेगी, जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कहाँ पे करेगा, जो स्पिन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में
मूव कर रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कहाँ पर हुई, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यही इसका कहने का मतलब है, जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें मैं आप लोगों को एक बार और समझा देता हूँ कि यहाँ पर सिनेरियो क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने लिया है एक मॉलिक्यूल को जो इलेक्ट्रिकली चार्ज है, मैनी हैव स्पिन दैट। अब इसके पास क्या है, ये स्पिन कर रहा है। ठीक है, बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक, जब वो स्पिन करेगा तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये चीज़ तो पता है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन जब हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो स्पिन कर रहा है हायर एनर्जी से, तो वो जनरेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब जो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। यहाँ पर एक केस ये बता रहा है, दूसरा क्या बता रहा है, अ न्यूक्लियर विद स्पिन एट लोअर एनर्जी जनरेट्स। अब जो हमारे पास एक केस क्या है कि यहाँ पर लोअर एनर्जी से स्पिन कर रहा है, वो जब लोअर एनर्जी से स्पिन कर रहा है तो क्या करेगा ये, अब मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर दो केसेस थे हमारे पास, एक केस था स्पिन एट हायर एनर्जी, स्पिन एट हायर एनर्जी है यहाँ पर एक केस, और एक है स्पिन एट लोअर एनर्जी। यही हमारे दो केस हैं। ठीक है, तो यही दो केस हैं हमारे जो हम लोगों को याद रखने हैं। ओके, कि हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल मिलता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज रखते हैं और उसको स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उसको तेजी से स्पिन करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जब लोअर स्पिन एनर्जी पे हम लोग उसको स्पिन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है। यही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, जहाँ पर हम लोग किन किन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द नंबर ऑफ सिग्नल्स, फिर बात करेंगे द पोजीशन ऑफ द सिग्नल, फिर बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल की, फिर बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ सिग्नल। अब यहाँ पर कैसे पता लगाएंगे कि वो नंबर ऑफ सिग्नल कितने देने वाला है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, कैसे पता लगेगा कि एनएमआर में ये कितने नंबर ऑफ सिग्नल आउटपुट हम लोगों को देने वाला है या जनरेट करने वाला है। उसके लिए सपोज दैट अगर हमारे पास एक कोई कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि मैं इसी कंपाउंड को यहाँ पर बनाता हूँ, सी, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर H2 लगेगा, यहाँ पर भी हमारे पास CH3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना होता है, एक मेजर चीज़ क्या देखनी होती है जब हम लोग सिग्नल्स निकालते हैं कि यहाँ पर कितने सारे हमारे पास डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट कहने का मतलब है जितने ज़्यादा डिफरेंट एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, उतना ही मतलब उनकी पोजीशनिंग हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट होनी चाहिए। जितने ज़्यादा डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे तो उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे हमारे पास। जैसे कि इस CH3 को देखें और इस CH3 को देखें तो ये क्या है, इनके पास सेम बिहेवियर है, सेम नेचर है, सेम पोजीशनिंग है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एज आ हम लोगों ने इनको नेमिंग दे दी ए कन्वेंशनल। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इस हाइड्रोजन की बात करें, इस हाइड्रोजन की बात करें, पोजीशनिंग भी सेम है, इनका बिहेवियर भी सेम है, H2 है, इसके पास भी H2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, एज अ बी कंट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास दो ही डिफरेंट हाइड्रोजन की पोजीशनिंग या बिहेवियर आ रहे हैं, ए और बी। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ सिग्नल कितने शो करने वाला है, हमारे पास 2 सिग्नल शो करेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला जो एग्जाम्पल है, हम लोग इस एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो ये एग्जाम्पल हम लोगों को क्या बता रहा है कि इन्होंने एक बी लिया है बिहेवियर और यहाँ पर CH3 है, ये CH3 लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, तो इनका बिहेवियर तो सेम होगा, पोजीशनिंग और बिहेवियर दोनों सेम होगी। इस हाइड्रोजन को हम लोग एज ए कंट्रीब्यूट करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला जो है इसका कोई हमारे पास इसका कोई फ्रेंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर सपोज दैट एक और यहाँ पर ऐसे कुछ लगा होता कार्बन या कुछ भी, जहाँ पर इस तरीके का एक बिहेवियर बन रहा होता, तो हम लोग उसको भी बी कंस्टिट्यूट करते, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है तो ये एक बी अकेला है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नंबर ऑफ, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है जो इनका डिफरेंट बिहेवियर है, 2 ही है सिर्फ हमारे पास डिफरेंट बिहेवियर वाले, ए और बी। तो यहाँ पर भी सिंपली 2 NMR सिग्नल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, प्रोटॉन्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोटॉन्स बी, यही यहाँ पर बता रहा है कि जो ए टाइप है उनका बिहेवियर अलग है, वो डिफरेंट है किससे, बी से। तो वही हम लोगों को पता लगाना होता है कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ईच टाइप गिव्स ऑन ओनली 1 NMR सिग्नल, ईच टाइप हमारे पास सिर्फ 1 NMR का सिग्नल देता है हमको। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नंबर ऑफ सिग्नल, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद करते हैं पोजीशनिंग ऑफ द सिग्नल। ठीक है, अब पोजीशनिंग ऑफ द सिग्नल की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर
सिनेरियो क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट के बारे में, ठीक है। देखिए वहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ सिग्नल, कितने सिग्नल्स जनरेट होंगे। अब यहाँ पर क्या है, पोजीशन ऑफ द सिग्नल, सिग्नल्स की पोजीशनिंग कैसे होगी। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये देखिए ये पूरी पोजीशनिंग का एक टेबल बना हुआ है, जो जिनको हम लोग किनके बेसिस पे निकालते हैं, अपने केमिकल शिफ्ट पे। तो ये चीज़ समझने से पहले, पोजीशनिंग समझने से पहले हम लोगों को इसीलिए केमिकल शिफ्ट को समझना होगा। सो केमिकल शिफ्ट क्या होता है, इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पिनिंग प्रोटॉन्स एंड द सिग्नल ऑफ द रेफरेंस मॉलिक्यूल। अब इस ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है केमिकल शिफ्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन, देखिए यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, तब आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। ये बोल रहा है डिफरेंस, डिफरेंस किसके बीच में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिख दे रहे हैं हम लोग, क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पिनिंग प्रोटॉन, अब ये आप लोग देख लेंगे, एंड दी सिग्नल ऑफ द रेफरेंस मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर क्या है, एंड सिग्नल ऑफ द रेफरेंस मॉलिक्यूल, तो यही बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पिनिंग प्रोटॉन्स एंड द सिग्नल ऑफ द रेफरेंस मॉलिक्यूल। अब जो भी हम लोगों ने रेफरेंस मॉलिक्यूल लिया है उसका सिग्नल माइनस कर देंगे, यहाँ पर क्या है, सिग्नल ऑफ द रेफरेंस मॉलिक्यूल, सिग्नल ऑफ द रेफरेंस मॉलिक्यूल। ये चीज़ आपको लोग समझ में आ गई होगी। तो केमिकल शिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पिनिंग मॉलिक्यूल या स्पिनिंग न्यूक्लिया या प्रोटॉन एंड द सिग्नल ऑफ द रेफरेंस मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर क्या है, शील्डिंग शिफ्ट्स द एब्जॉर्प्शन अप फील्ड। अब यहाँ पर शील्डिंग शिफ्ट्स द एब्जॉर्प्शन, अब शील्डिंग क्या है, यहाँ पर शील्डिंग भी होती है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, शील्डिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन अप फील्ड एंड डी शील्ड शिफ्ट्स द डाउन फील्ड। अब यहाँ पर कुछ शील्डिंग शिफ्ट होती हैं और कुछ डी शील्डिंग शिफ्ट्स होती हैं, ठीक है। अब ज़्यादा डीप में आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये समझना है कि जो केमिकल शिफ्ट होती है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक शील्डिंग शिफ्ट होती है, एक डी शील्डिंग शिफ्ट होती है। तो जो शील्डिंग शिफ्ट होती है वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन अप फील्ड करती है, और जो डी शील्डिंग होती है वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन डाउन फील्ड करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बताएंगे, यहाँ पर अब शील्डिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 11-12 में पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ से ये कनेक्ट होता है यहाँ पर। जैसे कि शील्डेड प्रोटॉन्स हैव लोअर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब जो शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं उनके पास लोअर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है एंड स्मॉलर केमिकल शिफ्ट वैल्यूज, ठीक है। जब उसके पास लोअर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी तो जाहिर सी बात है, जब ये वैल्यू लोअर होगी तो उसके पास क्या चीज़ आने वाली है, हमारे पास केमिकल शिफ्ट वैल्यूज क्या आएंगी, लो आएंगी। और डी शील्ड में क्या है, प्रोटॉन है हायर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर क्या रहने वाला है, हमारे पास लोअर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर हायर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है एंड लार्जर केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। तो हम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, शील्डेड में क्या रहने वाला है, लो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉलर केमिकल, मतलब लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल केमिकल शिफ्ट। डी शील्ड में क्या है, हाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हाई लार्जर केमिकल शिफ्ट। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या है, अप फील्ड हो रहा है, यहाँ पर डाउन फील्ड हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, अप फील्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर केमिकल शिफ्ट हमारी क्या रहने वाली है, लो। देखो यहाँ पर शील्डेड प्रोटॉन हो रहे हैं, शील्डेड शिफ्ट दी एब्जॉर्प्शन अप फील्ड, तो जहां पर अप फील्ड होगा वहां शील्डिंग होगी, और शील्डिंग में क्या है, लो फ्रीक्वेंसी और स्मॉलर केमिकल शिफ्ट। तो यहां पर क्या है, ये सिनेरियो कौन सा वाला है, यहां पर क्या है, ये है स्मॉलर केमिकल शिफ्ट, ठीक है। यहां पर है स्मॉलर केमिकल शिफ्ट, स्मॉलर केमिकल शिफ्ट। और यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे वही चीज एंड पॉइंट्स पे, यहां पर कुछ बात करेंगे इधर पे, तो यहां पर क्या है, लार्जर केमिकल शिफ्ट्स, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर दो पार्ट में अप फील्ड और डाउन फील्ड में डिवाइडेशन होता है। और यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्मॉलर केमिकल शिफ्ट से होती है, और जाते कहाँ तक, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पर होते हैं, लार्जर केमिकल शिफ्ट, मतलब ये ज़्यादा केमिकल शिफ्ट शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है इसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ दी सिग्नल्स। अब इंटेंसिटीज़ के बारे में आप लोगों को मैंने बताई था, इंटेंसिटी क्या है, जितनी ज़्यादा जिसकी पीक होगी, मतलब जो ग्राफ बनता है हमारा इस तरीके से, कुछ जो ग्राफ बनता है ऐसे, फिर यूं, फिर ये करके जो ग्राफ बनता है, तो इसमें जितनी ज़्यादा हमारे पास पीक जिसकी जितना ऊपर होगी, हाइट ऑफ द पीक जिसकी ज़्यादा होगी, वो हमारे पास उतनी अच्छी इंटेंसिटी को शो करेगा, ठीक है। ये चीज़ जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें एक, तो CH3 CH2 और OH है, तो यहाँ पर क्या है, एक CH, फिर से कलर का प्रॉब्लम हो जाता है, बार बार याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक CH3 है,
एक CH2 है और एक OH है, तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन की वैल्यू देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, द 3 सिग्नल ऑन दी HNMR स्पेक्ट्रम रिलेटेड टू 3 मॉलिक्यूलर इन्वायरमेंट्स ऑन इथेनॉल। ठीक है, 3 इन्वायरमेंट यहाँ पर शो करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, OH की बात करेंगे। OH में क्या है, हमारे पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, ज्यादा इंटेंसिटी को शो करेगा। तो इसलिए ये हमारा CH3 का है, ये हमारे पास CH2 का है और ये 1H का। ये इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल था। इसके बाद बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल। जो सिग्नल्स होते हैं वो किस तरीके से स्प्लिटिंग शो करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि हमारे पास आप बताइए, जैसे कि जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि स्टडी ऑफ NMR स्पेक्ट्रम, इसके अंदर आप लोगों से पूछ लेगा बताइए सिग्नल्स की स्टडी हम लोग कैसे करते हैं। तो आप लोग वहाँ पर बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सिग्नल निकालते हैं, फिर पोजीशन ऑफ द सिग्नल निकालते हैं, पोजीशन के बाद इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल बताते हैं और एट लास्ट हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल बताते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द पैटर्न इज दैट n प्रोटॉन्स स्प्लिट द सिग्नल इनटू n+1। अगर हमारे पास n प्रोटॉन्स हैं तो वो n+1 पीक्स में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, कितने, n+1 में स्प्लिट करेंगे। अब यही चीज़ मैं आप लोगों को इस डायग्राम में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनकी मदद से बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नॉर्मली यहाँ पर सपोज दैट हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो A बिहेवियर शो कर रहा है, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन है जो B बिहेवियर शो कर रहा है। अब यहाँ पर चीज़ें रिस्पेक्ट में चलती हैं। कैसे रिस्पेक्ट में चलेंगी, अगर हम लोगों को इसका बिहेवियर निकालना है, हम लोगों को या इसका मल्टीप्लिसिटी निकालना है, हम लोगों को इसका स्प्लिटिंग वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। और इसका अगर निकालना है तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। सपोज दैट A का निकालना है तो हमारे पास B कितने हैं, प्रोटॉन्स की तरह ट्रीट होते हैं हाइड्रोजन्स, तो B कितने हैं हमारे पास, इसका नंबर है 1। तो यहाँ पर पीक्स की कितनी आएंगी हमारे पास, स्प्लिट कितने पार्ट में करेगा, n+1 में। तो हम यहाँ पर HA के लिए देखेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1+1 = 2। और जब HB की बात करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में देखना होता है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, अगर हम लोगों को जहाँ पर HA को निकालना तो हमने इसके रिस्पेक्ट में देखा था, B देखे थे। अगर B को निकालना तो A देखेंगे, तो A भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो n+1 रूल लगाएंगे, 1+1 = 2, तो ये यहाँ पर भी डबलेट ही बनेगा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, डबलेट बनता है। यहाँ पर जो नंबर आता है, अगर 2 आया तो डबलेट बोलते हैं, 3 आया तो ट्रिपलेट बोलते हैं, 4 आया तो क्वार्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारे पास, यहाँ पर यही सेम टू सेम एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अभी, कि यहाँ पर एक ये A टाइप का बिहेवियर शो करने वाला है और एक यहाँ पर ये B टाइप का बिहेवियर शो करने वाला है। ठीक है, तो जब हम लोग A के लिए निकालने जाएंगे तो हम लोग किसको देखेंगे, B को देखेंगे। तो हमारे पास B क्या है, एक ही है, एक ही प्रोटॉन है। तो यहाँ पर n+1 रूल लगाएंगे तो 1+1 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबलेट है ये। ठीक है, जब हम लोग A के लिए निकालेंगे तो B को देखा, जब B के लिए निकालेंगे तो A को देखेंगे। A में भी क्या है हमारे पास, एक ही है, एक ही तो है। अगर हम लोग B के रिस्पेक्ट B के लिए देख रहे हैं तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में तो एक ही तो है, ये HA एक ही प्रोटॉन है। तो रूल क्या लगेगा, n+1 रूल लगाते ये भी क्या आ गया, 1+1 2, तो डबलेट। यहाँ पर भी 2 नंबर ऑफ पीक्स हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि हमारे पास HA, अब HA को जब HA का हम लोगों को मल्टीप्लिसिटी निकालना होगा तो हम लोग किसको देखेंगे, B के रिस्पेक्ट में। तो B यहाँ पर कितने हैं, 2 है। अब n+1 रूल लगा दीजिए तो 2+1 कितना हो जाएगा, 3, तो ये हमारा ट्रिपलेट बनाएगा। इसी तरह जब हम लोग B को निकालेंगे तो B के रिस्पेक्ट में A कितना है, 1 है। यहाँ पर देखिए 3 आया तो 3 नंबर ऑफ पीक है, 1 आएगा तो 1+2 डबलेट ही बनेगा और 2 नंबर ऑफ पीक्स आएंगे। इसी तरीके से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के ऊपर या तो क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा एक, वरना 7 मार्क्स में भी आ सकता है। मतलब किसी क्वेश्चन के साथ में ऐड ऑन करके पूछा जा सकता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स की। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या है। सो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर्स रिफर्स टू दोज स्टीरियो आइसोमर दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सारी चीजें देखिए आप लोग 12th में 11th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है, आइसोमर रेफर टू दोज स्टीरियो आइसोमर, ऐसे स्टीरियो आइसोमर दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इवन एग्जिबिट आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके गाइस, सो पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या हैं। ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए और उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी आइडेंटिकल होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या बोलेगा यहाँ पर, दे हैव अ डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, बट उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, स्पेशियल अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे रिएक्ट डिफरेंटली टू द प्लेन पोलराइज लाइट। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है इसमें। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर क्या बोला गया है कि उनके पास डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होता है जिसके वजह से वो प्लेन पोलराइज लाइट में डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स को शो करते हैं। ठीक है, या रिएक्ट करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ये ऐसी मिरर इमेजेस होती हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास एक ये है और एक ये हाथ है, अब अगर मैं इसको, ये वाला मेरा जो थंब है वो उस तरफ होता है और दोनों को इम्पोज करने की कोशिश करता है, मैं सपोज दैट इस तरीके से मिरर इमेज बन रही होती, तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, सुपर इम्पोजेबल क्या है, ये हमारे पास देखिए सुपर इम्पोज कर लिया। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ होती है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड आर फाउंड इन दी मॉलिक्यूल हैविंग असिमेट्रिक कार्बन। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, ये वाली जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट लाइन मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर असिमेट्रिक कार्बन होते हैं। ठीक है, इनके पास। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को अभी एक मॉलिक्यूल पे लगा के बताऊंगा मैं कि किस तरीके से ये सारे पॉइंट वहाँ से प्रूफ हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है हमारे पास, वन ऑफ द आइसोमर रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट व्हेन पास थ्रू द इट्स सॉल्यूशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, एक आइसोमर जो होगा उनमें से, ठीक है, एक आइसोमर होगा वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं या डी आइसोमर बोलते हैं। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज में करता है, उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखना होगा आप लोगों को। सो वन ऑफ द आइसोमर रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट व्हेन पास थ्रू इट्स सॉल्यूशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज रिफर्ड टू एज प्लस और डी आइसोमर और डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास अदर वन रोटेट जो होता है, अदर वन जो होता है वो कहाँ रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। जब हम लोग उसको सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो जब एंटी क्लॉकवाइज में करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी या एल आइसोमर। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो हम लोगों को ये चीज़ पता चल गई कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, जिनके पास हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आइडेंटिकल होती हैं। दूसरा पार्ट क्या होता है, उनके पास डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, इसलिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट में वो लोग अपना डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। और इनके पास क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं ये, और ये असिमेट्रिक कार्बन्स को रखते हैं अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताएगा, जो वो जो आइसोमर्स होते हैं उनमें एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जब प्लेन पोलराइज लाइट उसके सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग पास कराते हैं तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, उसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन उसका डी या प्लस से करते हैं। उसी तरीके से अदर हैंड पे अगर हम लोग बात करेंगे, आइसोमर अगर हमारे पास सॉल्यूशन से, उसके सॉल्यूशन से यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया जा रहा है, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब यहाँ पर बात की गई कंपाउंड विथ नो कायरल कार्बन। अब देखिए कायरल कार्बन क्या होते हैं, ये फंडा क्या है कायरल कार्बन का, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए कायरल कार्बन क्या होते हैं, जिनकी चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। कायरल कार्बन का मतलब क्या है, ऑल फोर वैलेंसीज आर डिफरेंट, ऑल फोर वैलेंसीज आर डिफरेंट। यही हमारे पास क्या होता है, कायरल कार्बन होता है और इसी को कायरलिटी भी बोलते हैं। इट इज़ वाइडली नोन दैट ऑप्टिकल आइसोमर्स कंपाउंड मस्ट हैव अ कायरल कार्बन। देखिए कायरल कार्बन होना जरूरी है, क्योंकि जब कायरल कार्बन होगा तो वहाँ पर चारों उसकी जो वैलेंसीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, और जब डिफरेंट होंगी तो सुपर इम्पोजेबल इमेजेस बनना एकदम नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर देयर आर फ्यू कंपाउंड दैट डू नॉट हैव कायरल कार्बन येट एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास कायरल कार्बन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पर इसी समझ आ गई होगी आप लोगों को, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड होते हैं उनके पास कायरल कार्बन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं एक्सेप्शनल हैं जिनके पास नहीं है लेकिन फिर भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। दीज कंपाउंड आर नॉन प्लेनर एंड गिव राइज टू नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। जिनके पास कायरल कार्बन होता है वो क्या है, नॉन प्लेनर होते हैं,
give rise to non-superimposable mirror images. To find the correlation of these carbon, we look for symmetry element that are center of the symmetry and plane of the symmetry. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैरेलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिमिट्री देखते हैं एलिमेंट्स की, सेंटर ऑफ सिमिट्री देखते हैं और प्लेन ऑफ सिमिट्री देखते हैं. अब प्लेन ऑफ सिमिट्री, अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आ जाते हैं. यहाँ पर ये रहे. अब ये क्या बोल रहा है, अब प्लेन ऑफ सिमिट्री, अब प्लेन ऑफ सिमिट्री की बात की जा रही है यहाँ पर. ठीक है, अब इसका कहने का मतलब ये है कि प्लेन ऑफ सिमिट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन दैट बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट इट गिव्स आइडेंटिकल मिरर इमेजेस. तो प्लेन ऑफ सिमिट्री चेक करनी होगी हम लोगों को. अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया गया है, एक कंपाउंड दिया गया है, उसको हम लोग इस तरीके से बाइसेक्ट कर दें ताकि वो जो इमेजेस बनाए वो कैसी बनाए, हमारे पास आइडेंटिकल मिरर इमेजेस बनाए, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है. दूसरा सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या होती है, इज एन इमेजिनरी पॉइंट एट द सेंटर ऑफ अ मॉलिक्यूल from where if we move equidistantly in opposite direction it will lead us to the same atom और group. देखिए अब इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ. देखो सेंटर ऑफ सिमिट्री का मतलब और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमिट्री का मतलब क्या है. सपोज दैट हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से बाइसेक्ट कर देता हूँ, तो ये क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है सेम आइडेंटिकल मिरर इमेजेस में. तो ये क्या हमारे पास कहलाएगा, ये क्या है हमारे पास, इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री मौजूद है. ठीक है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है. ठीक है, अब सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या बोल रहा है, ये सेंटर ऑफ सिमिट्री बोल रहा है अगर हम लोग अपने मॉलिक्यूल के सेंटर में जाते हैं, पॉइंट होता है एक, ठीक है, अगर हम लोग सेंटर में जाते हैं वहां से अगर हम लोग इक्विडिस्टेंटली अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, यही बोल रहा है ये, सेंटर ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम वेयर वी मूव इक्विडिस्टेंटली इन द अपोजिट डायरेक्शन विल लीड अस टू सेम एटम्स और ग्रुप्स. मतलब अगर मैं यहाँ पर हूँ और इधर चल रहा हूँ तो यहाँ भी CH3 मिलना चाहिए और यहाँ भी क्या मिलना चाहिए, CH3. ठीक है, यही इसका मतलब है, सेम एटम्स और ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए. आप लोगों को कैरेलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा. कैरेलिटी का मतलब यही था बेसिकली कि हमारे पास चारों वैलेंसी डिफरेंस होनी. और कैरेलिटी को यहाँ पर कैसे निकालेंगे, प्लेन ऑफ सिमिट्री देख के और सेंटर ऑफ सिमिट्री देख के. प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या थी हमारे पास, आइडेंटिकल मिरर इमेजेस में बाइसेक्ट कर दे हमारे पास, और सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या थी, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो किसी भी इक्विडिस्टेंटली अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो तो वहां पर भी सेम एटम और ग्रुप प्रेजेंट होगा. ओके, क्लियर है. इफ एनी ऑफ दीज सिमिट्री एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, अब यहां पर बताया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए. इफ एनी ऑफ दीज सिमिट्री एलिमेंट्स आर प्रेजेंट द मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. अगर यहाँ पे इनमें से कुछ भी प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा. देखिए आप लोग ये बताइए, मैंने आप लोगों को बताया कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए हम लोगों को कायरल कार्बन की जरूरत होती है. ठीक है, अब कायरल कार्बन का क्या मतलब है, चारों वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए. अब हम लोग अगर ये देखने जाएंगे एक पूरे मॉलिक्यूल में काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसमें समय लगेगा, इसीलिए हम लोगों ने इसका शॉर्ट हैंड निकाला था कि हम लोग प्लेन ऑफ सिमिट्री और सेंटर ऑफ सिमिट्री से निकालेंगे. अब ये चीज़ बेसिकली हम लोगों को समझ आनी चाहिए कि अगर उसमें कैरेलिटी प्रेजेंट होगी उसी केस में ही वो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमिट्री शो करेगा या सेंटर ऑफ सिमिट्री शो करेगा. इसीलिए यहाँ पर समझाया गया हम लोगों को, अगर हमारे पास इनमें से कोई भी सिमिट्री पाई जाती है तो मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. 3 of the molecules that bear a no chiral carbon but are optically active molecules. यहाँ पर ये चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. ठीक है, इस वाले पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है. ठीक है, ये रहा कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास कायरल कार्बन नहीं होते हैं और वो फिर भी क्या शो करते हैं, हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं. सबसे पहला आता है एलिन्स, फिर स्पायरो कंपाउंड, फिर बाईफिनाइल्स. इनको हम लोग एक एक करके देखते हैं अभी ये क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिन की. एलिन होते क्या हैं, अ सक्सेसिव डाइइन और क्यूमुलेटेड डाइइन इज नोन एज एन एलिन. अब क्या बोल रहा है ये, अ सक्सेसिव डाइइन मतलब डबल बॉन्ड्स, सक्सेसिव डबल बॉन्ड हो, और क्यूमुलेटेड डाइइन इज नोन एज एन एलिन. ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. पहला पॉइंट, ये हमारे पास पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, 3 कार्बन एटम इन एलिन आर डबली बॉन्डेड. यहाँ पर 3 कार्बन एटम ऐसे होने चाहिए, 3 कार्बन एटम इन एलिन आर डबली बॉन्डेड सो द सेंट्रल कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज, वाली 2 कार्बन एटम ऑन आइदर साइड आर sp2 हाइब्रिडाइज. ये बोला है जो 3 कार्बन एटम है एलिन में वो डबली बॉन्डेड होने चाहिए. ठीक है, ताकि जो मिडिल वाला है वो sp हाइब्रिडाइज्ड रहे और उसके जो नेबर्स वाले हैं वो क्या रहे, sp2 हाइब्रिडाइज रहे. हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप लोगों को आता होगा,
12th में पढ़ा होगा, 11th में। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बॉन्ड के अकॉर्डिंग निकालते हैं हम लोग, ठीक है, पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग। टू कार्बन एटम, सपोज दैट, ये चीज़ भी बता देता हूँ, एक पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, तीन पाई बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पर दो पाई बॉन्ड आएंगे ना, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp2, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है, दो है ना, सॉरी तीन आते हैं। इस चीज़ को मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, इसको मैं अगली स्लाइड में अच्छे से समझाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, तभी आप लोगों को समझ आएगा, यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, sp2। अब sp2 का मतलब क्या है, ये देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक पाई बॉन्ड इधर है, एक पाई बॉन्ड इधर है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, और बाकी दोनों में क्या आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड्स रहेंगे वहाँ पर। तो इसके बोलने का मतलब यही है, 3 कार्बन एटम होने चाहिए जो डबली बॉन्डेड हों, सो द सेंट्रल एटम एज sp हाइब्रिडाइज एंड 2 अदर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और बाकी दो क्या होना चाहिए हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। दिस वे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री विल एग्जिस्ट। यहाँ से इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, दिस वे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, विल एग्जिस्ट एंड विल मेक देम ऑप्टिकली एक्टिव। और ये चीज़ इन लोगों को क्या बना देती है, ऑप्टिकली एक्टिव बना देती है। हम लोग अभी अभी देख के आए थे कि सिर्फ जो कायरल होते हैं वही शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखा दिया गया है कि कायरल नहीं भी है, फिर भी हमारे पास ये कंडीशन अगर लग रही है, 3 कार्बन एटम है मिनिमम जिनके पास डबली बॉन्डेड डबल बॉन्ड है, और वहाँ पर जो मिडिल वाला है वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, और अदर 2 कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाएगा मॉलिक्यूल, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं दिखाएगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमर्जम इन स्पायरो कंपाउंड, स्पायरो कंपाउंड क्या होते हैं, स्पायरो कंपाउंड आर मेड अप ऑफ 2 रिंग्स अटैच टू अ सिंगल कार्बन एटम। इसका कहने का मतलब है, स्पायरो कंपाउंड वो होते हैं जो सिंगल कार्बन एटम से, सिंगल कार्बन से 2 रिंग्स आपस में जुड़ी हो, तो इस पूरे को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ये क्या है, ये एक स्पायरो कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है, एक स्पायरो कंपाउंड है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये क्या है, एक स्पायरो कंपाउंड है। सो अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, अब इसमें भी देखिए कुछ चीज़ें हैं, स्पायरो कंपाउंड मेड ऑफ 2 रिंग अटैच टू अ सिंगल कार्बन एटम स्पायरो विच इज sp3 हाइब्रिडाइज। अब ये यही बोल रहा है यहाँ पर, ये क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब चारों सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज, तो sp3 हाइब्रिडाइज तो होगा ही, चारों सिग्मा बॉन्ड है तो ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा ही होगा। दिस रिजल्ट इन अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है sp3 की वजह से, विच मेक्स द 2 रिंग्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये क्या करता है, 2 रिंग्स को आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज कर देता है। स्पायरो कंपाउंड दस गिव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अब इसमें याद क्या रखना है, देखो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्पायरो कार्बन एटम, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है हमारे पास। और जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है ये लेड करती है हमारे पास 2 रिंग्स बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं लिख रहा हूं, बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट्स इन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। वेट, नॉन वो सेट नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो जब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा और ऑप्टिकली आइसोमर भी शो करने लगेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। हम लोगों ने एलिन में देखा, एलिन में डिफरेंट कंडीशन थी। एलिन में कंडीशन क्या थी, वहाँ पर
कि हमारे पास मिनिमम ऐसे 3 कार्बन एटम होने चाहिए जो डबल बॉन्डेड शो करेंगे। मिडिल वाले की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, अदर दो की sp2 होगी, जिसकी वजह से वहां पर क्या कंडीशन आ जाएगी कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेंगे, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेंगे। इस वजह से वहां पर क्या होने वाला है, हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव बिहेवियर शो करने वाला है वो। ऑप्टिकल आइसोमर इन स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड में क्या होता है, जो स्पाइरो कार्बन एटम होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, जिसकी वजह से वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। और जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है तो वहां पर क्या होता है, जो दोनों हमारे पास रिंग्स हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना लेती हैं। और जब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा उसकी वजह से अगर हम लोग उसकी सुपर इम्पोजिबल इमेज निकालेंगे तो वो क्या होती है, हमेशा नॉन सुपर इम्पोज आती है। इसकी वजह से वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है और ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बाईफिनाइल्स की, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों से 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती हैं कि बताइए ऑप्टिकल आइसोमर एलिंग में कैसे होता है, क्या होता है, क्या कंडीशंस रहती हैं। तो हम लोग बाईफिनाइल की बात करें यहाँ पर लोग, तो बाईफिनाइल क्या है, बाईफिनाइल आर फाउंड बाई 2 बेंजीन रिंग अटैच्ड वाया सिंगल सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए ये क्या है, बाईफिनाइल का मतलब है 2 बेंजीन की रिंग्स आपस में अटैच्ड हों, किसके थ्रू, सिंगल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ये यही बोल रहा है, 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच्ड हों बाई सिंगल सिग्मा बॉन्ड, उसको हम लोग बोलते हैं बाईफिनाइल। ठीक है, अब पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट है, व्हेन बाईफिनाइल रिंग्स आर सब्स्टिट्यूटेड ओवर ऑर्थो पोजीशन। ये बोल रहा है व्हेन बाईफिनाइल रिंग्स आर सब्स्टिट्यूटेड ओवर ऑर्थो। अब आप लोगों ने ये तो पढ़ी होगा ऑर्थो मेटा पैरा, ये पोजीशन होती है किसी भी एक बेंजीन टाइप की रिंग में। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन द कार्बन एटम्स इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज। जब ये बोल रहा है व्हेन बाईफिनाइल रिंग्स आर सब्स्टिट्यूटेड ओवर ऑर्थो पोजीशन, जब बाईफिनाइल रिंग होगी जो वो अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगी हुई है तो कार्बन एटम इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज द रोटेशन अक्रॉस द सिग्मा बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा रोटेशन है सिग्मा बॉन्ड के अलोंग वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। आल्सो टू मिनिमाइज द स्टेरिक हिंड्रेंस बोथ द रिंग्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके वजह से जो दोनों रिंग्स हैं वो क्या करेंगी, हमारे पास परपेंडिकुलर लाई करने लगेंगी। और ये जानते हैं आप लोग, जैसे ही वो परपेंडिकुलर लाई करेंगी वैसे ही उसमें क्या आ जाने वाला है, ऑप्टिकल एक्टिव बिहेवियर आ जाने वाला है, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बनेंगी। सो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जब हमारे पास व्हेन बाईफिनाइल रिंग्स आर सब्स्टिट्यूटेड ओवर ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पर यही बताया गया है कि जब हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे रहती है तो कार्बन एटम इन बेंजीन, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर ये क्या बोला, एनएंसियोमर ऑफ दी 6 डाई। अब यहाँ पर देखिए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बता रहे हैं ये लोग, क्योंकि वो 90 डिग्री पे हैं तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज तो बनना ही बनना है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये क्या बोलता है फंडा कि ऑर्थो पोजीशन पे है तो द कार्बन एटम इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो बेंजीन में क्या होगा, जो कार्बन एटम होंगे, ये देखिए यहाँ पर पोजीशंस दिखाई गई हैं, ये ऑर्थो पोजीशंस हैं सपोज दैट। अब ये यही बोल रहा है हमारे पास, व्हेन बाईफिनाइल रिंग्स आर सब्स्टिट्यूटेड ओवर ऑर्थो पोजीशंस, ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए द कार्बन एटम्स इन बेंजीन, इनके जो कार्बन एटम होंगे वो क्या हो जाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देखें इसमें और इसमें, इन दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जब ये चीज़ हो जाएगी उसकी वजह से रोटेशन यहाँ पर इनका रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, और जो रिंग्स हैं ये देखिए आपस में परपेंडिकुलर हो गई हैं। कैसे, ये रिंग ऐसे है, ये रिंग ऐसे है, 2 रिंग्स की बात करें तो ये आपस में परपेंडिकुलर हो गई, इनकी वजह से सुपर इम्पोजिबल इमेजेस नहीं बनेंगी, हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज मिलेगी और वो ऑप्टिकली एक्टिव बिहेवियर को शो करने वाला है। ठीक है, यही था हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन बाईफिनाइल। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की। सो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, फिर आता है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म, फिर हम लोग बात करेंगे अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। इसके बाद हमारे पास 2-3 टॉपिक और हैं, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। सो हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो सबसे पहला है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझेंगे हम लोग। आल्सो टर्म्स एज रोटेशनल आइसोमरिज्म। देखो कन्फर्मेशनल का क्या है, रोटेशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, एज दे हैव फ्री रोटेशन ऑफ ग्रुप्स, इनके पास क्या है, हम लोग इसको क्या और क्या बोल रहे हैं, रोटेशनल। ठीक है, सॉरी, रोटेशनल बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जो रोटेशनल बोल रहे हैं तो दे हैव द फ्री रोटेशन ऑफ द ग्रुप अबाउट सी बॉन्ड एक्सिस, कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस के अबाउट क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है। ठीक है, एज दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज फाउंड इन एल्केन्स। अब देखो इसके बोलने का क्या मतलब है कि कन्फर्मेशनल का मतलब होता है
रोटेशनल आइसोमरिज्म। अब रोटेशन किसके अलोंग होना चाहिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड के एक्सिस के अबाउट रोटेशन होना चाहिए। दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, उनके पास डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए एटम्स का। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज फाउंड इन एल्केन्स। जब हम लोग सी सिंगल बॉन्ड सी के बीच का एक्सिस के अबाउट रोटेशन देख रहे हैं तो वहां पर सिंपल सी बात है एल्केन होना चाहिए, साइक्लो एल्केन चल जाएगा एंड देयर डेरिवेटिव चल जाएंगे। अब बी टाइप में क्या है, कन्फिग्रेशनल। अब यहाँ पर वहां पर रोटेशन की बात थी, यहाँ पर कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन से हम लोग क्या समझेंगे, अरेंजमेंट। दे डिफर इन दी, यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ पहले, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यहाँ पर रोटेशनल आइसोमर, फ्री रोटेशन ऑफ ग्रुप अबाउट कार्बन बॉन्ड एक्सिस, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर क्या है, दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए अरेंजमेंट से रिलेटेड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इसीलिए हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ने वाले हैं आगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दोनों ही किस में आते हैं हमारे पास, कन्फिग्रेशनल में, और दोनों में हम लोग बात किस में करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स से रिलेटेड बात करते हैं। दीज आइसोमर डू नॉट हैव फ्री रोटेशंस, इनमें कोई फ्री रोटेशन नहीं होती है सीसी सिंगल बॉन्ड के अबाउट। सो अब हम लोग देखेंगे अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देख लिया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आर स्टीरियो आइसोमर्स दैट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम्स अराउंड डबल बॉन्ड्स। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड के अबाउट, डबल बॉन्ड के अबाउट डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए ग्रुप्स का और एटम का, ठीक है। बस हम लोगों को डबल बॉन्ड के अराउंड देखना है। सपोज दैट ऐसे ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं तो यहाँ पर जो ये हैं इनका डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए, वो आपस में क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जीआई शो करेंगे। सिस आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड आर लेस स्टेबल देन ट्रांस आइसोमर्स, अभी हम लोग देखेंगे। सिस आइसोमर्स, ये पॉइंट याद रखने वाले हैं, बस ये याद रखो, ये आप लोगों को डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं इतना डीपली अगर आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बस क्योंकि ये 12th की चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। सिस आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड आर लेस स्टेबल देन ट्रांस, बस याद यही रखना है, सिस जो होता है वो लेस स्टेबल होता है ट्रांस से। सिस आइसोमर इफ द फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट आर ऑन द सेम साइड, अब ये क्या बोल रहा है, इफ द फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन। ट्रांस आइसोमर क्या होता है, इफ द फंक्शनल ग्रुप आर ऑन द अपोजिट साइड्स। फंक्शनल ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड, सेम साइड है। जैसे कि हमारे पास कोई ये कंपाउंड है, ये है, ये कंपाउंड है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर 1 1 है, तो ये क्या हमारे पास सेम साइड है, ठीक है। और अगर यहाँ 1 है और यहाँ 1 है तो ये क्या है, अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड में क्या करेंगे हम लोग, ट्रांस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। अब नेसेसरी कंडीशन फॉर जीआई, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शॉर्ट फॉर्म में जीआई भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नेसेसरी कंडीशन, सबसे पहला हम लोगों को पता होना चाहिए, रोटेशन नहीं होना चाहिए। रोटेशन सिर्फ कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में होता है। सो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड दी सीसी डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये देखिए इन बॉन्ड्स के अबाउट क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है अराउंड दी सीसी डबल बॉन्ड। टू एटम्स और ग्रुप अटैच टू द मॉलिक्यूल्स, टू एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू द मॉलिक्यूल्स विद द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। यहाँ पर 2 एटम या ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, किसके साथ, टू द मॉलिक्यूल विद द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, मस्ट बी डिफरेंट। यहाँ पर बोल रहा है टू ग्रुप अटैच टू द मॉलिक्यूल्स विद द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अलोंग जो 2 हमारे पास कार्बन एटम होने चाहिए, सॉरी मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इट डजेंट मैटर वेदर द लेफ्ट साइड ग्रुप आर दी सेम और डिफरेंट ऑन द राइट साइड। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी एक डबली बॉन्ड इस तरीके से मॉलिक्यूल दिया गया है तो यहाँ पर जो हमारे पास ग्रुप्स हैं इन पोजीशन पर, ये क्या होने चाहिए, आपस में डिफरेंट होने चाहिए। सॉरी, इधर की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट होने चाहिए आपस में, सेम साइड पे। वेयर क्या बोला, इट डजेंट मैटर वेदर लेफ्ट साइड ग्रुप, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड ग्रुप और राइट साइड ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि इधर पे और इधर पे क्या होना चाहिए, सेम और डिफरेंट ऑन दी राइट साइड। इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर सेम थे या नहीं थे। तो एक बार फिर से इस पॉइंट को देखते हैं। 2 एटम और ग्रुप अटैच टू दी मॉलिक्यूल, 2 एटम या ग्रुप कोई अटैच्ड है मॉलिक्यूल के साथ विद द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, मस्ट बी डिफरेंट, वो 2 ग्रुप्स हैं जो वो डिफरेंट होने चाहिए। इट डजेंट मैटर विद वेदर द लेफ्ट साइड ग्रुप आर दी सेम, लेफ्ट साइड ग्रुप जो है वो सेम है या डिफरेंट है। एग्जाम्पल से अभी सारा समझ आ जाएगा। ये रहा, ये सिस का एग्जाम्पल है, ये ट्रांसब्यूट 2 का। देखो यहाँ पर यही बोलने का इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। ये देखो
ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये CH3। अब लेफ्ट साइड की बात करें तो ये दोनों क्या है हमारे पास, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, अब यहां पर हमारे पास सिस कब होता है, जब हमारे पास एक साइड मतलब ये और ये एक साइड हमारे पास क्या हो जाए, सेम कार्बन सेम एटम या ग्रुप आ जाए। तो यहां पर क्या है, ये सेम है, इसलिए ये क्या है, सिस हो जाएगा। यहां पर भी देखो, यहां पर इसको और इसको देखोगे तो ये क्या है, आपस में डिफरेंट है, सेम साइड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सेम साइड अगर देखोगे, सेम साइड देखोगे, अगर ये देख रहे हैं हम लोग सेम साइड, तो यहाँ पर सेम साइड में क्या डिफरेंस है, देखो 1 4 इधर है और यहाँ पर 1 4 इधर है, ठीक है। यहाँ पर सेम साइड की बात होती है, यहाँ पर 1 4 1 4 1 4। सिस में क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ये देखो सेम साइड है, यहाँ पर क्या है 1 और 4 अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं, ठीक है, अपोजिट साइड हो गए हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ट्रांस होता है। इसके बाद EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पर ये तो हम लोगों ने देख लिया सिस ट्रांस क्या था, ठीक है। यहाँ पर सिस ट्रांस को मैं एक बार और एक्सप्लेन की दे रहा हूँ, ये और ये, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सिस ट्रांस बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर एक 1 लगा हुआ है और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, सपोज दैट 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 1 होगा। ये क्या हो गया, ये भी तो सेम सेम ही हो गया। तो हम लोगों को ध्यान किस बात का रखना है कि यहाँ पर क्या देना है 1 और यहाँ पर क्या देना है 2, फिर से सेम हो गया। सो हम लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि हम लोगों को सेम साइड में अपोजिट चाहिए, तो यहाँ पर 2 को करना है और यहाँ पर 1 करोगे कि 2 करोगे, गलत, फिर से हम लोग गलत कर रहे हैं। सो यही कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर करने के लिए मैं इसको बार बार रॉन्ग बना रहा था। 1 2 2 और यहाँ पर भी क्या जाएगा 1। अब देखिए आप लोग अरेंजमेंट यहाँ पर इनका देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, मतलब सेम साइड, यहाँ पर सेम एटम या ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। यहाँ पर देख लो सेम साइड क्या है, डिफरेंट एटम है, तो इसलिए इसको हम लोग EZ सिस्टम। इफ द टू ग्रुप, ये भी सिंपल है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको हम लोग। इफ द टू ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रियोरिटी, अब यहाँ पर प्रियोरिटीज के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। इफ द टू ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रियोरिटी आर ऑन द अपोजिट साइड। अब ये क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास दो ग्रुप हैं ऑफ हाईएस्ट प्रियोरिटी, इफ टू ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रियोरिटी आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, द अल्फाबेट ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है, यहाँ पर एक जर्मन वर्ड है एंटागैगन, ठीक है। एंटाजैजन पढ़ लो इसको या एंटागन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, जो तुमको सही लगे, ठीक है। जर्मन एंड वर्ड मीनिंग अपोजिट इज यूज टू फॉर द स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट। अगर हमारे पास हाईएस्ट प्रियोरिटी के जो दो ग्रुप रहेंगे वो अगर अपोजिट साइड पाए जाते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ई कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, ठीक है, ई नोमेनक्लेचर करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जेड होता है, जेड का मतलब होता है जूसा मैन, ठीक है, जेड का मतलब क्या होता है, जूसा मैन। इफ द ग्रुप ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी आर ऑन द सेम साइड, अगर सेम साइड है तो उसको हम लोग जूसा मैन बोलेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास सेम साइड से और अपोजिट साइड से क्या मतलब था, यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन सेम साइड है, ब्रोमीन और आयोडीन सेम साइड है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो ये प्रियोरिटी की बात हो रही है, यहाँ पर हाईएस्ट प्रियोरिटी क्या, ब्रोमीन और कैलोरीन, ब्रोमीन की प्रियोरिटी ज़्यादा है, कैलोरीन की कम है, तो ब्रोमीन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब ये बोले हाईएस्ट प्रियोरिटी के सेम साइड, यहाँ पर आयोडीन की देखेंगे, आयोडीन की देख ली, सेम चीज़ यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी देख रहे हैं। ये देखो क्या है, ब्रोमीन हाईएस्ट प्रियोरिटी है, इनमें और इनमें क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन और आयोडीन में कौन प्रियोरिटी है, आयोडीन की प्रियोरिटी ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, एच है, ये ई फॉर्म दिया गया है हम लोगों को। इसी तरीके से यहाँ पर ये जेड फॉर्म कैसे हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, सेम साइड देखना होता है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है, बड़ा है, आयोडीन क्या है, आई एच से बड़ा है, तो ये क्या होगा हमारे पास, जेड फॉर्म। जेड फॉर्म में क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पर गलत है, कुछ गड़बड़ है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ भी क्या गड़बड़ है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़ द ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रियोरिटी ऑन द सेम साइड, ये बोल रहा है हाईएस्ट प्रियोरिटी के ग्रुप अगर सेम साइड है तो हाईएस्ट प्रियोरिटी किसकी है, ब्रोमीन की है और आयोडीन की है, तो ये तो जेड कन्फिग्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें हम लोग, इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड होने चाहिए, ठीक है। अब ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें हम लोग, सो ब्रोमीन और कैल्शियम की बात करें, तो अगर हमारे पास हाईएस्ट प्रियोरिटी देखोगे, इसको मैं और अच्छे से आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इसी चीज़ से।
1 और 2 करके देता हूं मैं, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है, तो 1 1 सेम साइड है, इसलिए ये क्या हो गया, जेड हो गया। यहाँ पर देखो ब्रोमीन है और क्लोरीन है। ब्रोमीन और क्लोरीन की बात करें अगर हम लोग, तो हम लोग इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें कि क्या होने वाली है हमारे लिए, ठीक है। सो यहाँ पर अगर ब्रोमीन और क्लोरीन की बात करें हम लोग, सो ब्रोमीन हमारा ज़्यादा क्या है, हाईएस्ट प्रियोरिटी पर है और क्लोरीन कम प्रियोरिटी पर। इसी तरह आयोडीन हमारा ज़्यादा प्रियोरिटी पर है और हाइड्रोजन हमारे पास कम प्रियोरिटी पर है। सो इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, यहाँ पर नेक्स्ट वाले कंपाउंड को, इसमें क्या है हमारे पास ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है, फर्स्ट नंबर पर है। और इस साइड देखेंगे आयोडीन, आयोडीन भी क्या है, फर्स्ट नंबर पे। इसलिए यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि ये जेड कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारे पास आएगा आयोडीन, तभी ना ये बनेगा जो हम लोगों को चाहिए है। ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अब ई फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग अभी क्या पढ़ के आए हैं, ई में अपोजिट साइड 1 और 1 अपोजिट साइड प्रेजेंट है, तो इसलिए ई कॉन्फ़िगरेशन देंगे, यही था ई जेड। अब डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब डिटरमाइन कैसे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन जीआई की, सबसे पहला फिजिकल मेथड होता है, दूसरा सॉल्युबिलिटी। फिजिकल मेथड की बात करें, जनरली ट्रांस आइसोमर हैड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारे पास ट्रांस आइसोमर होंगे, ठीक है, यहां पर जो हमारे पास ट्रांस आइसोमर होंगे, ट्रांस आइसोमर होंगे वो क्या करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे, ठीक है। उनका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होगा और लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि अगर हम लोग फिजिकल मेथड से देखना चाहते हैं, जो ट्रांस आइसोमर होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। सॉल्युबिलिटी सिस के कंपैरिजन में देख रहे हैं हम लोग, सिस के कंपैरिजन में हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होगा देन सिस। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस आइसोमर इज मोर। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर सिस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है ट्रांस से, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ मैलिक एसिड दिया हुआ है कुछ 3.0 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्यूमेरिक एसिड इज 0.7, तो यहाँ पर यही बताया गया है, सिस का ज़्यादा होता है। इसके बाद आते हैं कुछ कायरल ड्रग्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। कायरल ड्रग्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरल कंपाउंड हैव अ सिंगल एनेंशियोमेरिक फॉर्म। अब क्या बोला है, ऑल नेचुरल कंपाउंड हैव अ सिंगल एनेंशियोमेरिक फॉर्म, सच ऑल नेचुरल अमीनो एसिड बीइंग एल आइसोमर लीवोरोटेटरी, ये सब बता चुका हूँ मैं। ऑल नेचुरल कंपाउंड हैव अ सिंगल एनेंशियोमर फॉर्म, सिंगल एनेंशियोमर फॉर्म हो, सच एज ऑल नेचुरल अमीनो एसिड बीइंग एल आइसोमर, मतलब सारे नेचुरल अमीनो एसिड होते हैं वो एल आइसोमर होते हैं, एंड ऑल नेचुरल शुगर्स बीइंग डी आइसोमर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। कायरल ड्रग्स वही सब उन्हीं के अंदर सारे कायरल ड्रग्स में आते हैं। इनके नाम आप लोगों को याद रख के ले जाने हैं बस, और कुछ नहीं। कायरल ड्रग्स में आप लोगों को ये पता होना चाहिए सारे ऐसे नेचुरल कंपाउंड जो सिंगल एनांशियोमेरिक फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सारे ही अमीनो एसिड जो होते हैं वो लीवोरोटेटरी होते हैं, सारे नेचुरल शुगर होते हैं वो डी आइसोमर होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं। यही था हमारा ये यूनिट। यहाँ पर मैंने आप लोगों को जितना बेस्ट तरीके से मैं समझा सकता था मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दी हैं। सो आप लोगों का यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट यूनिट है, उसमें हम लोग पॉलीमर्स की बात करेंगे। पहले पॉलीमर्स को खत्म करेंगे, उसके बाद वाटर खत्म करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद अगले वाले लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स को मैं सोच रहा हूँ कि 1 से 2 लेक्चर में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि पॉलीमर क्या है, एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। सो हम लोग उसको 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में इंपॉर्टेंट जो उसके टॉपिक्स हैं उनको खत्म कर देंगे, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।